हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आज हम सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए तो सॉलिड स्टेट है क्या। हम जो 12th क्लास की अपनी यूनिट है सॉलिड स्टेट, उसको आज शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए सॉलिड है, आपने पढ़ा हुआ। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपनी सॉलिड स्टेट की, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट, देखिए आपने स्टेट पढ़ा हुआ कि 3 तरह की स्टेट होती है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। उसी में से एक सॉलिड स्टेट आती है, ठीक है। हम डायरेक्ट शुरुआत करेंगे, हम ये नहीं पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, अमरफस क्या होते हैं, उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अपना जहाँ से एक पॉइंट आएगा कि जैसा कि अपना एक कनेक्शन होगा हर पॉइंट के बीच में, हम उसी को डिस्कस करेंगे कि एक के बाद दूसरा जो लिंक होगा उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है कि हम फर्स्ट में डिस्कस करते हैं क्यूब को। किसको? क्यूब को। तो अगर अपने को क्यूब के बारे में पता है तो ही हम किसी सॉलिड को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि ये अपने पास क्यूब है, इस क्यूब की अगर मैं बात करता हूँ, इस क्यूब के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा होगा, क्या चीज़ है, उस सभी की चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस क्यूब में। मैं बात करता हूँ इस क्यूब के अंदर कॉर्नर्स कितने होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर कॉर्नर्स कितने होते हैं, उसकी बात करेंगे। देखना ज़रा कॉर्नर कितने होते हैं अपने इस क्यूब के अंदर। इस क्यूब के अंदर अगर मैं यहाँ से इस कॉर्नर को पकड़ता हूँ, यहाँ से इसको पकड़ लिया मैंने, तो एक कॉर्नर, 2, 3, 4 कॉर्नर तो अपर साइड से मिल गया अपने को। एक ये 5, 6, 7 और एक 8। फिर से देखना क्या कहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो कॉर्नर मिल जाते हैं अपने को एक क्यूब के अंदर 8, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ एज की, तो एज कितने होते हैं, एज अपने पास कितने होते हैं एक क्यूब के अंदर, उसकी हम बात कर लेते हैं। ये अपने पास क्यूब है, देखना ज़रा कहाँ से हम एज की बात करते हैं। एक एज, 2, 3, 4। फिर से देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। फिर से देखना क्या कहा, 1, 2, 3, 4, एक ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो कितनी एज मिलती है अपने को, 12 एज मिल जाती है। नेक्स्ट वन अपने पास फेस कितने होते हैं, हम फेस की बात करेंगे, कितने फेस मिलते हैं अपने को, उसकी बात कर लेते हैं। चलिए ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर फेस की बात करते हैं। एक फेस है मेरे पास, ये कंप्लीट एक फेस कहलाएगा, ठीक है। इसके अपोजिट में दूसरा फेस है, ठीक है। 1, 2, बैक 3, फ्रंट 4, टॉप, ठीक है 5 एंड बॉटम 6। तो अपने पास कितने फेस मिल गए, 6 फेस मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद, ये हो गया अपने पास, ठीक है, फेस हो जाता है, एज हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, फेस डायगोनल की। फेस डायगोनल कितने लगते हैं उनकी बात कर लेते हैं। जरा देखना एक फेस पर कितने डायगोनल लग सकते हैं। किसी भी फेस को उठाइए आप आपके इस फ्रंट वाले फेस को उठा लीजिए, तो यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक इसको अगर जोड़ देता हूँ तो एक डायगोनल, और यहाँ से यहाँ तक कितना, एक डायगोनल। तो एक फेस में कितने डायगोनल लग जाते हैं, 2 डायगोनल। एक फेस में कितने डायगोनल लग जाते हैं, 2 डायगोनल। और टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हैं, 6 हैं। तो टोटल डायगोनल्स कितने हो गए, 12। टोटल फेस डायगोनल कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बॉडी डायगोनल की। बॉडी डायगोनल की। अब बॉडी के अंदर आपको डायगोनल लगाना है, किसी को भी इस कॉर्नर को पकड़िए, यहाँ से मैं इसको यहाँ पर मिला देता हूँ, यहाँ से ले आया मैंने, इसको यहाँ पर मिला दिया, एक बॉडी डायगोनल। यहाँ से लेकर मैंने इसको मिला दिया, 2 बॉडी डायगोनल। यहाँ से लेकर मैंने इसको मिला दिया, 3 बॉडी डायगोनल। यहाँ से लेकर मैंने इसको मिला दिया, 4 बॉडी डायगोनल। तो एक क्यूब के अंदर 4 बॉडी डायगोनल मिलते हैं। एक बार फिर से देखना क्या कहा, इससे लेकर हमने इसको मिला दिया तो कितना, एक बॉडी डायगोनल।
इससे लेकर मैंने इसको मिला दिया तो दूसरा बॉडी डायगोनल, इसको लेकर इसको मिला दिया तो तीसरा बॉडी डायगोनल, और इसको लेकर इसको मिला दिया तो फोर्थ बॉडी डायगोनल मिल जाता है। तो 4 बॉडी डायगोनल मिलते हैं अपने को। तो ये जो स्टोरी रहती है क्यूब की स्टोरी रहती है कि क्यूब अपने पास कैसे होता है, और जब आपको इस क्यूब के बारे में प्रॉपर नॉलेज है उसी के बाद आप सॉलिड स्टेट को पढ़ सकते हो। अगर आपको क्यूब के बारे में अच्छे से नहीं पता है तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन को नहीं सोल्व कर सकते, तो क्यूब की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो एक क्यूब को समझने के लिए आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास ये इस तरह से आपके पास क्यूब तो होगा नहीं, तो इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है सॉलिड स्टेट को समझने के लिए। अगर आपके पास अच्छी इमेजिनेशन है, आप अच्छा सा पढ़ रहे हो, तो आपके लिए सॉलिड स्टेट बहुत ही आसान चीज़ें हैं। और अगर मैं बात करता हूँ कि CBSE की या फिर बोर्ड्स की, अपने स्टेट बोर्ड्स की, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा डीपली नहीं आता, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। और अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो तो इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पर चल भी जाता काम, इतना ज़्यादा नहीं आता डीपली। तो ये सब चीज़ें थी एक क्यूब के बारे में। तो मैं साइड में क्यूब और बना देता हूँ। तो यहाँ पर अपनी एक क्यूब बना देते हैं हम। ये बन जाती है अपने पास एक क्यूब, ये लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें था एक क्यूब के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इसी के अंदर एक वर्ड आता है जिसको कि बोलते हैं हम स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस, देखना ये स्पेस लैटिस है क्या, या फिर इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। मैं स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस को मैं अगर डिफाइन करने की बात करता हूं तो हम इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये अपने पास एक क्यूब है। जरा समझने की कोशिश करना, ये अपने पास एक क्यूब है। इस क्यूब के, मैं इसी क्यूब के यहाँ पर साइड में एक क्यूब मानता हूँ, इसके साइड में क्यूब मानता हूँ, और इन जैसे 2 क्यूब हो जाएंगी, इसके ऊपर भी एक क्यूब, इसके ऊपर एक क्यूब, इसके ऊपर, ठीक है, और हो जाएंगी। इनके बैक में भी एक एक क्यूब मान लेते हैं, इनके फ्रंट में भी एक एक क्यूब मान लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टिकल्स की यहाँ पर, अगर अपने पास जो क्यूब है यहाँ पर जो भी पार्टिकल अरेंज होंगे वो 3D में अपने को दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर स्पेस का मतलब ही 3D होता है, अगर 3D में अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, अरेंजमेंट दिखाई दे रही है, तो वो आपका कहलाएगा स्पेस लैटिस, या फिर हम उसको बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। समझ में आया? तो आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो कि कंप्लीटली 3D रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इट इज 3D arrangement of particles ठीक है। 3D अरेंजमेंट होना किसकी, पार्टिकल्स की, तो क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्पेस लैटिस। एक सिंपल वे में अगर आप बोलना चाहो तो इसको आप क्या बोल सकते हो, स्पेस लैटिस बोल सकते हो। इसके लिए भी आप क्या मान सकते हो कि इसी तरह से 3D में दिखाई देने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स है आपके पास, जो भी अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, वो कैसे अरेंजमेंट की बात करता है। जैसे कि ये अपने पास एक क्यूब है, इसी क्यूब से अगर मैं और भी बनाऊँ, इस क्यूब को और अच्छे से बनाना चाहें हम, तो मान के चलिए अपने पास ये कोई क्यूब थी, इसको 3D में अपने को देखना है, तो कुछ इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। आप यहाँ से लेकर यहाँ पर एक मिलाइए, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दीजिए, और इसको कॉर्नर को, और इसको कॉर्नर को सॉरी इस एज में, यहाँ से इसको इस तरह से मिला दीजिए, और इसको इस तरह से, और इनको यूँ हो गया, और इसको यहाँ से इस तरह से, तो जो भी आपके पास बनेगा ये इस तरह से बन जाएगी, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बनती है, ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बनती है, और इसको ला दीजिए इसके साथ, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बनती है, इस तरह की अगर 3D जो अरेंजमेंट बनती है, उसको क्या बोलते हो आप, स्पेस लैटिस बोलते हो। क्या बोलते हो, स्पेस लैटिस बोलते हो।
अब हम बात कर लेते हैं इसी के अंदर एक यूनिट सेल की बात कर लेते हैं। यूनिट सेल क्या है, थोड़ा अच्छा नहीं बना, आप बना सकते हो और आराम से अगर बनाओगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट सेल क्या होगी इसी के अंदर। दूसरा अपने पास यूनिट सेल की बात करते हैं। तो यूनिट सेल की अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास यूनिट सेल किसको कहेंगे, देखना जब ये मैंने ये क्यूब बताया था आपके पास कि ये जो 3D में अरेंजमेंट है, अगर इस 3D में से ही अगर आपके पास मैं इस फ्रंट वाले क्यूब की बात कर लूं, जैसे कि मेरे पास ये है, इसी फ्रंट वाले क्यूब की अगर मैं बात कर लूं, इस सभी में से एक फ्रंट का निकाल लेते हैं, तो जहां से ये चीज स्टार्ट हुई है उसको क्या बोलते हैं, एक यूनिट सेल कह देते हैं। कहने का मतलब क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस। ठीक है, इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ किसका, स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस का छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है, जो कि क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। आपने देखा, मैंने इसमें बताया आपको कि ये था अपने पास, इसके साइड में एक, तो ये यहाँ से यहाँ पर भी रिपीट हो गया, इसके अगर इसी को इसके साइड में भी एक और है तो वहाँ पर भी रिपीट हो गया, इनके अगर पीछे मानता हूँ तो वहाँ पर भी रिपीट हो गई। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये बार बार हर डायरेक्शन में क्या होते हैं, ये एक हम ये बोल सकते हैं कि हर एक डायरेक्शन में ये फैलते हैं, या फिर हर डायरेक्शन में ये इनका एक रिपीट यूनिट होती है, आप ये बोल सकते हो रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, इन दिस स्पेस में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने बेसिकली देखा होगा, जब घर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो जब नींव रखते हैं किसी चीज़ की, तो पूरी बिल्डिंग को वहाँ पर क्या होती है, रिपीटेड यूनिट होती है ईंट्स की, जो ईंटें रखी जाती हैं उनकी रिपीटेड यूनिट होती हैं। तो जो पहली जो एक ईंट रखी जाती है वो जो बार बार हर डायरेक्शन में रिपीट होती है, तो उस एक ईंट को उसकी यूनिट सेल बोलेंगे। और पूरी दीवार को अगर मैं बात करता हूँ समझने के लिए, तो उसको हम स्पेस लैटिस बोलेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो जो यूनिट सेल होती है ये क्या करती है, रिपीट करती है, किसमें, इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है, इट रिपीट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में क्या करती है, रिपीट होती है। ठीक है, तो उसको आप क्या बोल दोगे, यूनिट सेल बोल दोगे। जरा फिर से देखना क्या कहा हमने, स्पेस लैटिस का जब 3D में अरेंजमेंट होती है अपने पास, जैसे कि ये अपने को दिखाई दे रहा है इस तरह से, तो 3D में अरेंजमेंट है तो उसको आपने बोल दिया क्या, स्पेस लैटिस। और अगर ये जो 3D बन रही है, जहां से बनना स्टार्ट हुआ था, उसको आपने क्या बोल दिया, यूनिट सेल बोल दिया। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। ठीक है, मिटा दें, चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। अब अपने पास चलिए लैटिस पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट देखना, लैटिस पॉइंट क्या होता है। हमने कहा कि जब 3D में अरेंजमेंट थी तो स्पेस लैटिस, और वो जब रिपीट हो रही थी यूनिट, जहां से वो जो स्पेस लैटिस बनना स्टार्ट हुआ था वो उसकी यूनिट सेल। और अगर यूनिट सेल की मैं बात करता हूं तो कुछ इस तरह की होगी, यूनिट सेल अपने पास कुछ इस तरह की होगी। अगर मैं इस यूनिट सेल की बात करता हूं कि मैं ये कहता हूं कि ये जो यूनिट सेल कहां से स्टार्ट हुई है, मैं उस पॉइंट को मानता हूं, सपोज दैट इज द पॉइंट, या फिर आप इस पॉइंट को मानिए या इसको मानिए या इसको मानिए, किसी को भी मानिए, आपकी मर्जी है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं जिस पॉइंट से कोई एक यूनिट सेल स्टार्ट होती है, वो उसका लैटिस पॉइंट होता है। समझ में आया नहीं? तो आप ये बोल सकते हो कि लैटिस पॉइंट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर जहां से कि क्या हुआ, ए यूनिट सेल स्टार्ट। ठीक है, या फिर उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, आप उसको क्या बोलते हो, उसका लैटिस पॉइंट बोलते हो। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो लैटिस पॉइंट हो जाता है। इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि है इंटरफेशियल एंगल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो कि है इंटरफेशियल एंगल।
चलिए हम बात करते हैं इंटरफेशियल एंगल की। क्या था अपने पास? इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल क्या है, जरा समझने की कोशिश करना। मैंने ये क्यूब बताया था आपको, ये क्यूब है। इस क्यूब के अंदर जैसा कि ये अपने पास क्यूब है, यहां पर फेस थे अपने पास, ये फेस रहा, ये फेस रहा, ये फेस रहा। इन जो फेस के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? इंटरफेशियल एंगल। क्या कहलाएगा? इंटरफेशियल एंगल। आप बोल दोगे द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फेसिस इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल, आप उसको क्या कह दोगे? इंटरफेशियल एंगल बोल दोगे। ठीक है, समझ में आया? तो जो ये एंगल बनेगा, ये जो नीचे वाला फेस था, ये जो साइड वाला फेस था और ये फ्रंट वाला फेस है, तो यहाँ पर जो भी एंगल बनेंगे उसको क्या बोलोगे आप? इंटरफेशियल एंगल बोल दोगे। फेस के बीच में एंगल बनना क्या कहलाएगा? इंटरफेशियल एंगल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। देखना जरा क्या कहता है इंटरफेशियल एंगल, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल क्या कहता है। ये कहना चाहता है, ये अपने पास कहना चाहता, मान के चलिए क्यूब है और इनके बीच में जो भी एंगल बना हुआ था उसकी बात करते हैं। फेस के बीच में कहता, चाहे मैं इसके कितने भी टुकड़े क्यों ना कर दूं, इसको मैं कितने ही पार्ट्स में क्यों ना डिवाइड कर दूं, हमारे पास जो फेस के बीच में जो एंगल बना हुआ है वो कभी भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके बीच में यहाँ पर एक इसको पार्ट में डिवाइड कर भी दूं, तो जो ये फेस बनेगा और ये फेस बनेगा, इनके बीच में फिर से सेम एंगल ही रहेगा। यहाँ से मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं, इस तरह से डिवाइड कर भी दूं, तो यहाँ से जो पीछे फेस बनेगा और जो ये फेस, इनके बीच में सेम एंगल ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर 90 का एंगल है अब, तो अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर भी दूं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर भी दूं, तो यहाँ पर बेशक से चाहे नया फेस बन जाए, उनके बीच में भी 90 का एंगल ही रहेगा। तो आप ये बोल सकते हो देयर इज नो इफेक्ट ऑन एंगल, देयर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा ऑन दी, किसके ऊपर? ऑन दी इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल के ऊपर। इफ, अगर क्यूब है या फिर यूनिट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर इक्वल पार्ट्स, 2 या 2 से ज़्यादा इक्वल पार्ट्स में अगर उसको डिवाइड कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी। ये कॉन्स्टेंसी का मतलब ही यही है, यहाँ पर क्या कांस्टेंट चीज़ है, उस कॉन्स्टेंसी का यही मतलब है कि कांस्टेंट रहेगा एंगल, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। कोई डाउट? चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपने पास, जो कि है कोऑर्डिनेशन नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करेंगे। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर एक क्यूब के अंदर अगर मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि अगर अपने पास मान के चलिए इस क्यूब के अंदर यहाँ पर कोई पार्टिकल है,
यहाँ पर कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल के एडजेसेंट पोजीशन पर, इस पार्टिकल के एडजेसेंट पोजीशन पर कोई दूसरा पार्टिकल होगा, कोई दूसरा पार्टिकल होगा, और इस यहाँ से है, या फिर आप इससे मानिए ये वाला जो पार्ट है इसके एडजेसेंट में कौन ने ऑपोजिट पार्टिकल्स होंगे, वे रिप्रेजेंट करेंगे उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को। फॉर एग्जांपल मान के चलिए यहाँ पर कोई पार्टिकल है, मान के चलिए यहाँ पर कोई पार्टिकल है, इसके एडजेसेंट में जरा आप देखिएगा कितने ऑपोजिट मिलेंगे। मान के चलिए यहाँ पर कोई कैटायन है तो यहाँ पर एनायन होगा, यहाँ पर भी एनायन होगा और यहाँ पर भी एनायन होगा, तो इसके एडजेसेंट कितने 1 2 3, समझ में आए नहीं आए, 1 2 3, तो इस प्रकार से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, फिर से आप ये चीज देख सकते हो। और जब भी वो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेगा तो वो अकेला एक क्यूब के अंदर नहीं निकलवाता है, वो स्पेस की बात करेगा कि स्पेस में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। तो आप बोल सकते हो जब भी कभी आपके पास ऑपोजिट आयंस आएंगे उस क्यूब के अंदर, उस स्पेस लैटिस के अंदर, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेंगे वो डिपेंड करता है उसके ऑपोजिट में, उसके एडजेसेंट पोजीशन पर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, वो उसका क्या बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। ठीक है, तो आप बात ये कह लोगे कि द मिनिमम नंबर, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल present near a, किसके नियर, ए पार्टिकल, एक किसी अनदर पार्टिकल, आप लिख लीजिए अनदर पार्टिकल, किसी दूसरे पार्टिकल के। ठीक है, मान के चलिए मैं यही पार्टिकल मान लेता हूं यहां पर। अभी इसके एडजेसेंट कितना है, एक ये पॉइंट है, इसके एडजेसेंट कौन सा है, एक ये पॉइंट है, इसके एडजेसेंट कौन सा है, एक ये पॉइंट है। अब ये तो एक क्यूब की बात हो गई। अगर मैं मानता हूं इसी के नीचे एक क्यूब और होगी तो वो क्या होगा, इसका नीचे होगी, तो आप यहां से बोल लोगे कि यहां पर जो भी पार्टिकल होगा वो होगा। अब ये क्या है, यहां पर होगी तो एक साइड में भी होगी दूसरी क्यूब, तो उसके यहां पर आएगा एक और। समझ में आया नहीं? अब जरा देखना कितना आएगा इसमें पार्टिकल, 1 2 3 4 5, ये तो हो गया अपने पास 5। और जब ये फ्रंट में होगा, समझने की कोशिश करना, जब ये फ्रंट में होगा तो वहां पर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा। तो कितने एडजेसेंट में वो उसका बताता कोऑर्डिनेशन नंबर। या फिर मैं दूसरी तरीके से बात कर लूं, मान के चलिए अपने पास ये कोई पार्टिकल्स थे, यहां पर मैंने एक और मान लिया और यहां पर मान लिया एक और, इस तरह से। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब कहते हैं कि जैसे कि जो आपको एम्प्टी दिख रहा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। आप कहोगे सर इसके जो साइड में है, एक तो ये और इसके साइड में एक ये टच में, आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे। हमने कहा एडजेसेंट जो पोजीशन पर होंगे उसी को आप इंक्लूड करोगे, तो आप कहोगे कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 2 है। समझ में आया नहीं? और मान लीजिए कैसे हो सकता है, मान के चलिए ये अपने पास है कोई, और हमने कहा कि यहाँ पर कोई पार्टिकल और यहाँ पर कोई पार्टिकल और एक पार्टिकल यहाँ पर है, ये था। पार्टिकल हो सकते हैं यहाँ पर भी हो और इस तरह से हो, और अपने को इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। आप कहोगे आप इनको इंक्लूड नहीं करोगे, आप कहोगे जो उसके एडजेसेंट में है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3 है। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो एडजेसेंट पोजीशन पर जो भी कंडीशन आती है, जो भी आपके पास पार्टिकल मिलेगा वो डिसाइड करेगा उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को। और एग्जांपल ले लीजिए, आप क्लास में बैठे हो, अगर आपका ही कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हो कि आपके साइड में आपके कितने दोस्त और बैठे हैं जो कि आपके नियरेस्ट हैं, वो डिसाइड करेंगे आपके कोऑर्डिनेशन नंबर को। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, यहाँ से क्या चीज़ होती है। नाउ हम बात कर लेते हैं पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर होगी और किस तरह से होगी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए
हम आपको एक टेबल बनवाऊंगा, उस टेबल में आपको ध्यान रह जाएगा कैसे क्या होता है। एक है पार्टिकल पोजीशन, पार्टिकल पोजीशन, और हम करेंगे कंट्रीब्यूशन की बात। किसकी बात करेंगे हम? कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ज़रा देखना किसकी बात करते हैं हम, किस तरह से बात करते हैं। तो एक बार चलिए अब हम देखते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी और कितना उसके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट होगा। किसी क्यूब की बात करेंगे हम, तो ये अपने पास क्यूब है। इस क्यूब के अंदर अगर मैं ये एक बॉल लेता हूँ, इस बॉल की मैं यहाँ पर पोजीशन रखता हूँ इस कॉर्नर पर। कितने पर? इस कॉर्नर पर रखता हूँ, और कहते हैं कि इस क्यूब के अंदर ये बॉल कितना पार्ट इस बॉल का इस क्यूब के अंदर प्रेजेंट है, वो कहलाएगा उसका कंट्रीब्यूशन। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर से देखना क्या कहा मैंने। मैं कह रहा हूँ कि इस क्यूब के अंदर इस बॉल का कितना पार्ट में ये प्रेजेंट है, वो उसका कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। जैसे कि मान लिया मैं बात करता हूँ कॉर्नर की। फर्स्ट मैं बात करता हूँ किसकी? कॉर्नर की बात करता हूँ कि कॉर्नर पर कितना है। मान के चलिए मैं इस बॉल को इस कॉर्नर पर रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जब मैं इसको इस कॉर्नर पर रखूँगा, किसी भी एक कॉर्नर पर यहाँ पर रख दिया हमने, तो जब इस कॉर्नर पर रखेंगे तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? एक बॉल का एक कॉर्नर पर, एक क्यूब के अंदर। समझ में आया? अब टोटल कॉर्नर कितने थे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसीलिए मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया था कि अगर क्यूब की नॉलेज तो आप आगे बता दोगे। जब हम इस पार्टिकल्स को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, तो एक यहाँ पर जब रखते हैं तो एक बॉल का इस क्यूब के अंदर कितना पार्टिसिपेशन है, कितना पार्टिसिपेट करती है, वो डिपेंड करता है, वो बताता है इसके किसको? कंट्रीब्यूशन को। तो एक पोजीशन पर अगर हम किसी बॉल को रखते हैं यहाँ पर, तो वो चीज़ क्या बताती है उसके? वो चीज़ बताती है इसकी कंट्रीब्यूशन को। तो टोटल तो कितना हो जाता है? 8 टाइम्स रखेंगे तो टोटल 8 हो जाएगा। अब 8 पार्ट हैं एक क्यूब के, तो कॉर्नर पर अगर मैं अकेली एक बॉल को इस कॉर्नर पर रखता हूँ, तो इसका कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर गया, वो बताएगा उसके कंट्रीब्यूशन को। तो टोटल कितना था? 8 कॉर्नर होते हैं, बट हम निकाल रहे कितने पर? एक कॉर्नर पर निकाल रहे, इसलिए हो जाएगा 1/8 कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरा, फेस की बात करता हूँ कि फेस पर कितना कंट्रीब्यूशन होगा, वो चीज़ डिपेंड करेगी। फेस के कंट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, आप किसी भी फेस को उठाइए, ठीक है, किसी भी फेस को उठाइए। हम एक फेस की बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है अभी मैं जो फिलहाल बात कर रहा हूँ, वो फिलहाल बात कर रहा हूँ किसकी? एक पार्टिकल की। जब मैं एक बॉल को रखता हूँ इस एक क्यूब के अंदर एक जगह पर, तो मान लिया ये अपने पास क्या था? एक बॉल थी, और मैं इसको फेस पर रखता हूँ। इस फेस पर हमने इसको रख दिया, इस फेस पर रख दिया। ज़रा आप ध्यान से देखना, आप इसको ज़रा ध्यान से देखना कि ये हाफ तो इसके अंदर है और हाफ इसके बाहर है, हाफ इसके अंदर है और हाफ बाहर है। तो फेस की अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, तो फेस का कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 1/2 कंट्रीब्यूशन आता है। थर्ड मैं बात करता हूँ, अगर मैं इसको एज पर रखता हूँ तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? एज पर कितना कंट्रीब्यूशन आएगा उसकी बात करते हैं। एज की मैं बात करता हूँ तो ये अपने पास था, इसके मैंने एज पर इसको रख दिया। अब एज पर रखने के बाद कितना कंट्रीब्यूशन आएगा एक क्यूब के अंदर, उसकी बात करेंगे। ज़रा देखना, समझने की कोशिश करना क्या चीज़ कहना चाहता है। यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ और मेरे को निकालना इसके अंदर है तो कितना आएगा? अब इसके अंदर निकालना, अब वैसे तो अपने को पता नहीं लगेगा कितनी ये बॉल किसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। तो आप क्या करोगे? इसके साइड में एक और मान लीजिए, 2 हो जाएंगे, और इसके ऊपर एक और इसके जो साइड वाली है उसके ऊपर एक और जब इसको रख दोगे तो ये बॉल कितने में पार्टिसिपेट हो जाएगी? 4 में जाएगी। थोड़ा इसमें पार्ट, थोड़ा इसमें पार्ट, थोड़ा ऊपर वाले में, थोड़ा सा जो साइड में होगी उसके अंदर, तो 4 हो जाएंगे। तो देखना फिर से, इसके साइड में एक और मान लिया, और इसके ऊपर एक, और जो साइड वाले के ऊपर वो एक, और हमने इसको यहाँ पर रख दिया।
तो चारों में इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी तो एज पर कंट्रीब्यूशन आता है 1/4 का। समझ में आया नहीं? नेक्स्ट अपने पास बॉडी के अंदर, अगर मैं बॉडी के अंदर इसको रखता हूं तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा। ये क्यूब थी अपने पास, इस क्यूब की बॉडी के अंदर अगर मैं इस पार्टिकल्स को रखता हूं तो ये क्या है, पूरी तरह से आ गया, फुल कंट्रीब्यूशन है, तो इसका कितना रहेगा, कंप्लीटली 1 कंट्रीब्यूशन रहेगा। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, किस तरह से हम किसी यूनिट सेल के अंदर एक क्यूब के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन देखते, कितना पार्टिकल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक पार्टिकल का कितना कितना कंट्रीब्यूशन आता है, कॉर्नर पर आता 1/8, फेस पर आता 1/2, एज पर आता 1/4 और बॉडी के ऊपर आता है फुल कंट्रीब्यूशन, इसको हम 1 से अब डिनोट कर रहे हैं। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, कर लोगे। चलिए मिटा देते हैं, लेक्चर लंबा होने जा रहा है, सिंपल सा लेक्चर है, बहुत ही आसान सा लेक्चर है, थोड़ी इमेजिनेशन की ज़रूरत है और आसानी से आप इसको कवर कर लोगे। चलिए नाउ नेक्स्ट अपने पास इसी की बात करते हैं, टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं, टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या होता है। अब यूनिट सेल क्या थी अपने पास, ये अकेले क्यूब एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रही थी। स्पेशलिटीज में जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो जो रिपीटेड यूनिट होते हैं उसको हम इसका यूनिट सेल बोल रहे थे। अब कहता कि यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है, तो यूनिट सेल की अगर मैं बात करता हूँ, ये कितनी होती है, 2 टाइप्स की यूनिट सेल होती है। तो कितना होता है इसका, 2 टाइप्स। एक होता अपने